morning students, I am your teacher Seema Narwal. Today we discuss about the important question, exam oriented question which can be come in your exam, final exam. Which type of paper will become your science paper? आपका कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आने हैं और आपने कैसे उनके आंसर देने हैं, ठीक है। तो आपका जो साइंस का पेपर होगा, साइंस का जो आपका एग्ज़ाम होगा, फाइनल एग्ज़ाम, वो आपका 90 मार्क्स का होगा, ठीक है। 90 मार्क्स में क्वेश्चन नंबर 1 to 20 आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क, यानी कि एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे आपके। आपने टिक लगाना है या फिलिंग द ब्लैंक्स होगा या फिर ट्रू फॉल्स होगा। उसके अलावा आपका ए सेक्शन होगा जिसके अंदर 1 मार्क क्वेश्चन होंगे, टिक द करेक्ट आपके क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू टाइप। बी सेक्शन में आपके 2 पार्ट होंगे, ए और बी। बी पार्ट में होगा आपका 6 क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 to 26, यानी कि 1 वर्ड 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे। आपने आंसर करना है 1 वर्ड आंसर या 1 लाइन का आंसर आपने लिखना है। सी पार्ट में आपके आएंगे रीजन, गिव रीजन, आपको रीजन देना है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपके, क्वेश्चन नंबर 27 to 34, क्वेश्चन नंबर 27 to 34 2 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे आपके, यानी कि आपने रीजन देना है कि व्हाई दिस विल हैपन। उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे आपके, क्वेश्चन नंबर 35 to 40 3 मार्क्स के, 35 to 40 ये आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद 41 से 46 तक ये आपके 5 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा। इसमें से 2 क्वेश्चन आपके स्टडी बेस भी रहेंगे, केस स्टडी बेस, यानी कि आपको कोई एक केस दिया जाएगा, पैराग्राफ दिया जाएगा, आपने उस पैराग्राफ को रीड करके उन क्वेश्चनों के आंसर आपने देने हैं। ये आपके एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा कि आपने कैसे एग्ज़ाम को, किस टाइप का आपका एग्ज़ाम आएगा और कैसे आपने पेपर को लिखना है, ठीक है। तो आज हम कुछ इसी टाइप के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। Which of the following is the female hormone produced in girls during puberty? Female hormones हमने पढ़ा है कौन सा होता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी, आपका कौन सा हार्मोन आता है, एस्ट्रोजन। इन गर्ल्स, इन फीमेल, एस्ट्रोजन इज द हार्मोन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग प्यूबर्टी। क्लियर है? इसने ऑप्शन दिए हुए हैं, टेस्टोस्टेरोन, थायराइड। हाँ, इसने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीमेल हार्मोन, कौन सा है, ऑप्शन दिया हुआ है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ठीक है, थायराइड, इंसुलिन। तो हमें पता होना चाहिए हमारा फीमेल हार्मोन कौन सा होता है, एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी एक्सपीरियंस मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सरफेस। कौन सी बॉडी है जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स को एक्सपीरियंस करेगी। इसने एग्जाम्पल दिया है ग्लास, रस्टेड आयरन, मिरर और स्टील। आपको पता है ग्लास का सरफेस कैसा होता है, स्मूथ, तो लेस फ्रिक्शन होएगा। रस्टेड आयरन यानी कि जंग लगा हुआ लोहा, बहुत ही रफ सरफेस होता है, तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन क्या होगा उसका। मिरर स्मूथ सरफेस होता है, लेस फ्रिक्शन। स्टील, स्टेनलेस स्टील भी आपका बिल्कुल स्मूथ सरफेस होता है, तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा आपका, रस्टेड आयरन। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, रस्टेड आयरन। इस सरफेस का मैक्सिमम क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज वॉइस इज लाइकली टू हैव हायर एम्पलीट्यूड। किस वॉइस की हायर एम्पलीट्यूड होती है, बेबी गर्ल्स की, बेबी बॉय की, अडल्ट मैन की या अडल्ट वूमेन की। तो हमें पता है बेबी गर्ल्स की बड़ी तीखी आवाज़ होती है, तो हाईएस्ट एम्पलीट्यूड किसका होगा, बेबी गर्ल।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हमें पता है एसिड आर आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सल्फर, विनेगर भी हमारा क्या होता है, एसिटिक एसिड। सल्फर क्या है, एक नॉन मेटल है विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, सल्फर। नेक्स्ट है वेयर इज द लाइटनिंग रॉड अटैच टू प्रोटेक्ट ए बिल्डिंग फ्रॉम द लाइटनिंग। आपने देखा होगा जो हायर बिल्डिंग होती हैं उनके रूफ के ऊपर एक लाइटनिंग कंडक्टर लगा होता है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द लाइटनिंग। जब बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, तो उस लाइटनिंग से कोई नुकसान ना हो उससे बचाने के लिए क्या लगा होता है, एक लाइटनिंग कंडक्टर। वो हमेशा आपका कहाँ पर लगता है, रूफ, एट टॉप ऑफ द रूफ। तो इसने पूछा है एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एट द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग, इन द मिडल ऑफ द बिल्डिंग या ऑल ऑफ दीज। तो आप क्या लिखोगे, एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है कोन्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। हमने पढ़ा था आइस वाले चैप्टर में कि आइस के अंदर कॉन्स एंड रोड्स होती हैं। जो कॉन्स हैं दे आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड रोड्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। तो इसने पूछा है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, तो कॉन्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, नहीं। कॉन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, यस। कॉन्स क्या होती है, सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। रोड्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, ये भी गलत है। रोड्स कैन सेंस कलर, ये भी गलत है। कलर को कौन सेंस करती है, कॉन्स। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, कॉन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। क्लियर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज टू एक्सप्रेस डिस्टेंस फ्रॉम कैलेस्ट्रियल बॉडी। हमें पता है हमारे यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हैं, सन है, प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट है, कैलेस्ट्रियल बॉडी है। तो लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम कौन सी यूनिट का यूज़ करते हैं, लाइट ईयर। तो इसने ऑप्शन पूछा है मीटर, किलोमीटर, पिकोमीटर, लाइट ईयर। तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, लाइट ईयर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डेंजर्स फॉर लिविंग बींग। लिविंग बींग के लिए क्या डेंजर्स है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नेचुरल गैस एंड ऑक्सीजन। हमें पता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस CO बहुत ही डेंजरस गैस है क्योंकि इससे दम घुटने से इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो ऑर्गेनिज्म के लिए, लिविंग बींग्स के लिए कौन सी गैस खतरनाक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम लीड टू द बर्थ ऑफ अ गर्ल्स। हमने पढ़ा था कि ह्यूमन बींग्स के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसके अंदर 22 प्लस XY ये किस में होता है आपका, मेल के अंदर, और 22 प्लस XX ये किस में होता है, फीमेल में। तो ये जो सेम होते हैं इनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स, और जो XY और XX होता है इनको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो ये जो क्रोमोसोम है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। अगर XX मिलेगा तो क्या होगी, फीमेल चाइल्ड यानी कि बेबी गर्ल। अगर X और Y का कॉम्बिनेशन होगा तो क्या बनेगा, मैन, या आप कह सकते हो बेबी बॉय। क्लियर है। तो कौन सा क्रोमोसोम आएगा बेबी गर्ल्स के लिए, XX। तो आप किस पर टिक करोगे, XX पर। नेक्स्ट है वाई डज अ कैमल वॉक मोर इजली इन डेजर्ट एज कंपेयर टू हॉर्स। कि रेगिस्तान में एक कैमल, ऊंट, इजली चल सकता है एज कंपेयर टू हॉर्स। तो हमने देखा है जो पंजे होते हैं ऊंट के ऐसे होते हैं, बड़े, है ना, उनका मतलब चौड़े चौड़े होते हैं। उससे क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है और प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है। जबकि जो एक हॉर्स होता है उसके ऐसे होते हैं पंजे, ठीक है, उनका सरफेस एरिया क्या है, कम है, तो प्रेशर क्या है, इंक्रीज कर जाएगा और उनके पैर रेत के अंदर धंस जाते हैं। जबकि ऊँट के पैर इजली रेत के ऊपर चल सकता है क्योंकि इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ फुट, प्रेशर विल बी डिक्रीज। तो इसने ऑप्शन दिया है बिकॉज कैमल फीट आर स्मॉलर इन साइज, नो।
बिकॉज कैमल फीट आर लार्जर इन साइज, यस, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिकॉज कैमल फीट लार्जर इन साइज। थर्ड, बिकॉज कैमल्स हैव क्लाव्स, बिकॉज कैमल हैव वेब्ड फीट, वेब्ड फीट भी कह सकते हो आप, मतलब कि ऐसे बिखरे हुए से, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा बिकॉज कैमल हैव वेब्ड फीट। कैसे फीट होते हैं उसके, फीट, वेब्ड फीट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टेशनरी पेन कैप्ट ऑन ए पेपर, कि जैसे मान लो पेपर है, इसके ऊपर ये रखा है, ठीक है, तो इसने ये पूछा है कि अब इसके ऊपर कितना फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है। हमें पता है फ्रिक्शनल फोर्स कम इनटू व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ मोशन। फ्रिक्शनल फोर्स कब एग्जिस्टेंस में आता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो फ्रिक्शनल फोर्स उसकी मोशन को अपोज करता है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इन स्टेशनरी पोजीशन, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा आपका, जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो स्पेस में हम सैटेलाइट छोड़ते हैं तो उनके लिए एनर्जी का सोर्स क्या होता है। ऑप्शन दिया इसने, ड्राई सेल, स्टोरेज बैटरी, सोलर बैटरी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो आपका ऑप्शन आएगा सोलर बैटरीज, क्योंकि ड्राई सेल है वो वहाँ पर जाके अगर उसकी चार्जिंग ख़त्म हो जाती है तो कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं है। तो सोलर बैटरी होती है क्योंकि स्पेस में सूरज तो रहेगा, तो वो बैटरी अपने आप रिचार्ज होती रहती है। इसलिए जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं उनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, सोलर बैटरी से, ठीक है। नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग एट अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, व्हाट इज द टाइम पीरियड। साउंड वाले चैप्टर में करवाया था। फ्रीक्वेंसी को हमने बताया था किससे लिखते हैं, न्यू से। इसने कहा एक ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, आपने उसका क्या बताना है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या था, 1/न्यू, यानी कि 1/फ्रीक्वेंसी, तो 1/50। अब इसको आप करोगे तो 0 पॉइंट क्या आएगा आपका, 0.2 सेकेंड, ठीक है, 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, 0.02 सेकेंड। ये क्या होगा आपका टाइम पीरियड। क्लियर है। नेक्स्ट है, वाई इज द टिन इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन ए आयरन कैन यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड। जैसे हम फूड को स्टोर करने का मटेरियल यूज़ करते हैं, बर्तन जो यूज़ करते हैं, उसने कहा है कि इलेक्ट्रोप्लेटेड टिन की कैन को हम क्यों यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो लोहे के डिब्बे में डाल दिया हमने फूड, तो आपको पता है लोहे पर जंग इजीली लग जाता है, तो हमारा जो फूड है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम मेटल रिएक्ट विद फूड, दे क्रिएट पॉइजनस मटेरियल विच आर हार्मफुल फॉर अस। इसलिए हम क्या करते हैं, फूड को ऐसे मटेरियल में स्टोर करते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट में विच डज नॉट रिएक्ट विद द फूड। जैसे प्लास्टिक के उसमें स्टोर कर लेते हैं हम, या आप करते हैं स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, ठीक है, डब्बे टीन के बने होते हैं। तो इसने क्यों कहा, क्यों हम टीन के डब्बे में स्टोरिंग फूड को स्टोर करते हैं। ऑप्शन है, टीन गिव्स अ शाइनिंग अपीयरेंस टू द कैन, टीन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द कैन, टीन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, टीन मेक द कैन लाइटर। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, जो टिन है वो लेस रिएक्टिव है। लेस का मतलब इट डज नॉट रिएक्ट विद फूड, इसलिए हम फूड को उसके अंदर स्टोर करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसका, टिन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। क्लियर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली टू कॉज अ सुनामी। सुनामी आपका किन कारणों से नहीं आ सकता। फर्स्ट है, द मेजर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अंडर द सी। जब भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है तो सुनामी आती है। सी के अंदर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करेंगे तो पानी की बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठेंगी, तो उससे सुनामी आ सकता है। दूसरा है अर्थक्वेक, अर्थक्वेक से भी सुनामी आ सकता है। थर्ड है वोल्केनो इरप्शन, जब वोल्केनोस निकलते हैं अर्थ के अंदर से तो भी सुनामी आ जाता है। फोर्थ है लाइटनिंग, लाइटनिंग से सुनामी नहीं आता, तो ऑप्शन क्या रहेगा, लाइटनिंग। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। मिरर के अंदर कैसी इमेज बनती है, हम हर रोज मिरर के सामने खड़े होते हैं ना, तो सबसे पहले वर्चुअल, रियल नहीं बनती, कौन सी बनेगी, वर्चुअल,
सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर। और क्या होता है लेटरल इन्वर्शन, लेफ्ट पोर्शन हमें कैसा दिखाई देता है राइट, तो उसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्शन। तो रियल इमेज इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज कैसी होती है वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड लेटरल इन्वर्जन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज कॉल्ड आर रेड प्लैनेट्स। तो रेड प्लैनेट्स आपका कौन सा होता है मार्स, मार्स को हम क्या बोलते हैं रेड प्लैनेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू कंजर्व वाटर। किन तरीकों से पानी को हम कंजर्व यानी कि पानी को सेव कर सकते हैं, रिसाइकिल करके, यस। रिड्यूस मतलब वेस्ट मत करो वाटर को, यस। रीयूज, यस, हम जो वेस्ट वाटर है उसको दोबारा हम रीयूज कर सकते हैं, या हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग से रेन का पानी बचाते हैं, वो भी क्या है हमारा रीयूज। और रिप्लेस, रिप्लेस से नहीं कर सकते, पानी की जगह हम किसको रिप्लेस करेंगे, नहीं कर सकते ना, तो कौन से मेथड से नहीं कंजर्व कर सकते, रिप्लेस। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल कर सकते हैं बट रिप्लेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज द वाटर बोर्न डिसीजेज। वाटर बोर्न डिसीजेज वो होती हैं जो पानी से फैलती है, खराब पानी से फैलती है। कैंसर नो, ठीक है। एड्स नो, थायराइड नो, सॉरी टाइफाइड, यस। टाइफाइड क्या है आपका खराब पानी को पीने से होता है। कैटरेक्ट, कैटरेक्ट भी आपकी आंखों से रिलेटेड एक बीमारी होती है। तो कौन सी बीमारी है जो आपकी डिसीजेज है जो वाटर से फैलेगी, आप क्या बोलोगे टाइफाइड, ठीक है। गंदा वाटर पानी पीने से हमें क्या हो सकता है टाइफाइड। नेक्स्ट है आपका, ये थे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन जो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं और आपने कैसे उनके आंसर देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके गिव वन वर्ड आंसर, या तो एक वर्ड में आपने आंसर देना है या फिर वन लाइन्स में। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर हम डिस्कस करते हैं। अ मेल हार्मोन सिक्रेटेड ड्यूरिंग प्यूबर्टी, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा होगा टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट है पुश और पुल अप्लाइड ऑन अ बॉडी। पुश और पुल किसी चीज को धक्का देना और खींचना क्या कहलाता है फोर्स। नेक्स्ट है फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर दैट टेंड टू अपोज द मोशन। अब ये दो ऑब्जेक्ट है मान लो कॉन्टैक्ट में है, तो इनकी जो कॉन्टैक्ट में आने से कौन सा फोर्स आता है आपका जो मोशन को अपोज करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा होगा फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट है अ थिन टाइटली स्ट्रेच मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन ईयर कैनल। एक थिन और स्ट्रेच मेम्ब्रेन है जो कान के अंदर प्रेजेंट होती है, विच वाइब्रेट व्हेन साउंड वेव्स फॉल ऑन इट, और वाइब्रेट करती है जब साउंड उस पर गिरेगी, तो उसको हम बोलते हैं ईयर ड्रम। हमारे कान में क्या प्रेजेंट होता है, कान का पर्दा जिसको बोलती है ईयर ड्रम, तो वो वाइब्रेट करता है जब साउंड एंटर करती है ईयर्स के अंदर, तो इसका आंसर क्या होगा ईयर ड्रम। नेक्स्ट है अ कैलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट्स, सैटेलाइट। कोई भी है कैलेस्टियल बॉडी है जो प्लैनेट्स के अराउंड घूमती है उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट। द राइज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना क्या कहलाएगा ग्लोबल वार्मिंग, उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ये थे आपके वन वर्ड आंसर जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट है गिव रीजन। 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके किस टाइप के आएंगे। फर्स्ट है मैनी पीपल गेट एक्ने ड्यूरिंग एडोलोसेंस। एडोलोसेंस पीरियड आपको पता है दैट फेज ऑफ द लाइफ इन विच रिप्रोडक्टिव चेंजेस कम इनटू द बॉडी इज नोन एज एडोलोसेंस पीरियड। ये 11 से लेकर 90 ईयर तक होता है मेनली। तो इसके अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में। ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस जो बॉडी के अंदर ऑयली ग्लैंड्स हैं,
हमारी बॉडी में ऑयली ग्लैंड्स दे सीक्रेट मोर ऑयल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस ऑयल ऑन स्किन एक्ने विल बी अपीयर। ठीक है, जो हमारी ऑयली ग्लैंड्स होती हैं दे सीक्रेट मोर ऑयल्स। ठीक है, चिपचिपा हो जाता है फेस पे, अगर हम फेस को बार बार ना धोएं, साफ ना करें अच्छे से, तो उस पर पिंपल्स निकल जाते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्ने। क्लियर है? नेक्स्ट है अ बोट और एन एरोप्लेन हैज़ अ पॉइंटेड और टैपिंग फ्रंट। कभी देखा आपने, जो बोट होती है उनकी ऐसे पॉइंटेड शेप होती है, जैसे आपने देखा होगा, और एरोप्लेन, उसने कहा है ऐसा क्यों होता है। इस टाइप की होती है ना बोट जब ये पानी में चलती है, तो इनकी जो शेप है वो पॉइंटेड शेप है। ठीक है, और एरोप्लेन भी आपने देखे होंगे इस टाइप से होते हैं ना, ये एरोप्लेन है, जस्ट लाइक द बर्ड। अब ये ऐसे क्यों बने होते हैं? जब बोट और शिप वाटर में चलते हैं तो दे एक्सपीरियंस द फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू वाटर एंड एयर आल्सो एक्सर्ट अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। तो जब एरोप्लेन भी एयर में चलेगा तो इसको भी क्या एक्सपीरियंस होएगा, क्या फील होगा? फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर एंड ड्यू टू वाटर। तो जो वाटर और एयर के कारण फ्रिक्शन फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे? फ्लूइड फ्रिक्शन। तो टू रिड्यूस द फ्लूइड फ्रिक्शन, इस फ्लूइड फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए इनकी शेप कैसी होती है? पॉइंटेड शेप। आंसर समझ में आया? जो शिप होते हैं, एरोप्लेन होते हैं, वाई दे आर पॉइंटेड शेप। पॉइंटेड शेप के क्यों होते हैं? बिकॉज व्हेन शिप and aeroplane move in water and air, they experience fluid friction due to water and air. To reduce this fluid friction, their shape is pointed shape. क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगा तो इनकी स्पीड क्या है? बढ़ जाएगी। क्लियर है? कभी आपने देखा होगा जो आपकी एरोप्लेन है कभी बस की तरह नहीं होता रेक्टेंगुलर शेप में। क्यों? क्योंकि अगर वो बस की तरह होगा तो उसको फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लगेगा और उसको स्पीड में और उड़ने में क्या होगी? उसको परेशानी। इसलिए वो किस शेप के होते हैं? पॉइंटेड शेप के, टू रिड्यूस द फ्लूइड फ्रिक्शन। क्लियर? नेक्स्ट है एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एयर क्या है? बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। बिकॉज हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी को मूव करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? चार्जेस की। ठीक है, एंड एयर एक्ट एज अ इंसुलेटर, इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट मूव इन इट, इसलिए एयर एक्ट एज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? नेक्स्ट है आईज ऑफ नेक्टोरल बर्ड हैव लार्जर कॉर्निया एज अ लार्जर प्यूपिल। मतलब कि ऐसे बर्ड नहीं सुने जैसे आपने उल्लू भी उल्लू की तरह रात को दिखता है, कुछ ऐसे सुना है आपने कि उल्लू को रात को दिखाई देता है अंधेरे में भी। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो उनकी आंखें होती हैं उनका प्यूपिल का साइज भी बड़ा होता है, कॉर्निया का साइज भी बड़ा होता है, ताकि उसकी आंखों में मैक्सिमम लाइट एंटर कर सके। ठीक है, इसीलिए साइज ऑफ प्यूपिल एंड कॉर्निया आर बिग इन द नाइट बर्ड। समझ में आ गया? जो उल्लू वगैरह होते हैं जिनको रात को दिखाई देता है उनकी आंखों में कॉर्निया और प्यूपिल का साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू अदर बर्ड्स जिनको रात को दिखाई देता है, या ह्यूमन बीइंग, बिकॉज टू इंक्रीज द मैक्सिमम सरफेस एरिया फॉर एंटरिंग द लाइट इनटू आइज। समझ में आया? जैसे हम नहीं करते हैं, जब हम धूप में जाते हैं तो हमारी जो प्यूपिल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है क्योंकि धूप में ज़्यादा लाइट है और आँखों में कम लाइट एंटर करे। ठीक है, और जैसे हम छाँव में आते हैं, कमरे के अंदर आते हैं, तो हमें कुछ सेकंड के लिए दिखाई नहीं देता। ऐसा क्यों होता है? जो हमारी प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट कर गई थी उसको एक्सपेंड होने में टाइम लगता है। ठीक है, फिर वो एक्सपेंड हो जाती है ताकि छाँव में जो कम लाइट है उसमें से मैक्सिमम लाइट हमारी आंखों में एंटर कर पाए। क्लियर है? नेक्स्ट है
प्लैनेट्स कीप चेंजिंग देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू स्टार। प्लैनेट्स अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टार। हमने पढ़ा था प्लैनेट्स और स्टार में डिफरेंस भी पढ़ा था कि स्टार क्या है, एक तो पॉइंट साइज है बिकॉज दे आर मिलियन ऑफ लाइट ईयर अवे फ्रॉम अस, वो हमसे बहुत दूर हैं तो उनकी लाइट को अर्थ पर पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता है, सो दे लुक लाइक एज अ पॉइंट साइज। दूसरा क्या है, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, तो उनकी पोजीशन क्या है, चेंज होती रहती है, जबकि स्टार क्या है, फिक्स है। क्लियर है? तो प्लैनेट्स आर रिवॉल्व अराउंड द सन, जिसको हम बोलते हैं उसका ईयर, जैसे अर्थ का 1 ईयर कंप्लीट कितने दिनों में होता है, 365 या 366 डेज में। तो प्लैनेट्स आर चेंजिंग देयर पोजीशन बिकॉज दे रिवॉल्व अराउंड द सन, बट स्टार आर स्टेशनरी, वो फिक्स्ड होते हैं, दे डज नॉट चेंज देयर पोजीशन। सबको पता होगा सन इज आल्सो अ स्टार। तो सन इतना बड़ा, इतना ब्राइट हमें क्यों दिखाई देता है, बिकॉज सन इज़ वेरी नियर टू अस। सन हमारे प्लैनेट के बहुत पास है इन कंपैरिजन टू अदर स्टार। क्लियर? नेक्स्ट है, द लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन इज हायर एट अ बिजी ट्रैफिक इंट्रैक्शन। बिजी ट्रैफिक, जहाँ पर बहुत सारा ट्रैफिक हो, आपको पता है जो ट्रैफिक होते हैं उनसे धुआं निकलता है, और उस धुएं में सबसे ज़्यादा क्या होती है, हार्मफुल गैसेज, जस्ट लाइक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि ये गैस किससे निकलती है, ड्यू टू बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल। जितने भी ट्रैफिक है मैक्सिमम में क्या होता है, पेट्रोल एंड डीजल। तो पेट्रोल डीजल को हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल। जब ये फॉसिल फ्यूल जलते हैं तो दे प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेज। ड्यू टू दीज हार्मफुल गैसेज देयर इज अ मोर एयर pollution at the busy traffic signal। क्लियर है? नेक्स्ट है, टैप वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट डिस्टिल वाटर डज नॉट। हमें पता है जो घरों में टैप वाटर होता है उसके अंदर कुछ न कुछ अमाउंट में मिनरल सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ सम साल्ट टैप वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डिस्टिल वाटर ऐसा वाटर होता है जिसको हॉस्पिटल में लैब्स के अंदर यूज किया जाता है। इट इज़ फ्री फ्रॉम आयंस, उसके अंदर कोई भी आयंस, कोई भी सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए डिस्टिल वाटर में से करंट पास नहीं होगा। सो डिस्टिल वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड टैप वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये थे आपके गिव रीजन, रीजन देना था। हर क्वेश्चन में आपको बताया मैंने कैसे रीजन देना है। क्लियर? अब नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जिसका आंसर आपने 2 और 3 लाइन्स में लिखना होता है। 3 मार्क्स के आपके क्वेश्चन हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेम द हार्मोन विच वुड बी रिलीज ड्यूरिंग द फॉलोइंग सिचुएशन। पहले तो हार्मोन्स के नाम बताओ क्या होते हैं और वो कौन सी सिचुएशन में कौन सा हार्मोन रिलीज करता है। आपको पता है हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस विच आर रिलीज्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड एंड डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम। हार्मोन्स वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज करती है ब्लड स्ट्रीम में। क्लियर है? उसने पूछा है व्हेन अ पर्सन इज फ्राइटेंड, जब एक पर्सन डरता है तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड टू अडल्ट, जब एक बच्चे की ग्रोथ होती है चाइल्ड से क्या बनता है, अडल्ट, तो ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन्स है। डेवलपमेंट ऑफ टैडपोल टू फ्रॉग, जब टैडपोल से फ्रॉग की डेवलपमेंट होती है। हम क्वेश्चन नंबर 3 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। नेम द हार्मोन विच वुड बी रिलीज ड्यूरिंग द फॉलोइंग सिचुएशन। फर्स्ट तो व्हाट आर द हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस विच डायरेक्टली रिलीज इनटू ब्लड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज नोन एज हार्मोन्स। उसको हम क्या बोलेंगे? हार्मोन्स। इसने पूछा नेम अ पर्सन फ्राइटन, जब एक इंसान डरता है तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। हमने पढ़ा था हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, तो जो एड्रेनलिन ग्लैंड्स हैं, एड्रेनल ग्लैंड्स हैं, वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? एड्रेनलिन।
तो एड्रेनलिन ग्लैंड से हमारी जब इंसान डरेगा तो एड्रेनलिन हार्मोन्स रिलीज होगा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड टू अडल्ट, जब हमारी ग्रोथ होती है तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करती है। डेवलपमेंट ऑफ टैडपोल टू फ्रॉग, आपको पता है टैडपोल को जब फ्रॉग बनता है तो उसके लिए आयोडीन की टेंडेंसी हो, पानी में क्या होना चाहिए, आयोडीन, और आयोडीन कौन से हार्मोन के लिए ज़रूरी है, थायरोक्सिन। ठीक है, तो फ्रॉग अडल्ट टैडपोल को अडल्ट फ्रॉग बनने के लिए कौन से हार्मोन की ज़रूरत पड़ेगी, थायरोक्सिन हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ड्रा अ रे डायग्राम टू शो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ प्लेन मिरर। आपको पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको बताया हुआ है कि जैसे मान लो ये प्लेन मिरर है, ये रे क्या है आपकी इंसिडेंट रे, आपने ये वाला डायग्राम बनाना है, और ये रे क्या होगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो बीच में परपेंडिकुलर लाइन है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल रे, और ये एंगल होता है आई एंड ये एंगल होता है आर। तो आई एंगल इंसिडेंट एंगल हमेशा आर एंगल के क्या होगा, इक्वल। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, आपने फर्स्ट ये डायग्राम ड्रॉ करना है, उसमें बताना है इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर लाई इन अ सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। सेकेंड क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तब तक आपने इन सभी क्वेश्चन को रिवाइज करना है और याद करना है। थैंक यू।